भारत में नगरीकरण। चैप्टर 4 आधुनिक नगरों के अध्ययन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण। परिचय। आधुनिक एवं नगरीय शब्दों का गहरा संबंध है। जो भी वस्तुएं आधुनिक हैं उन्हें नगर के साथ संबंध किया जा सकता है और उनसे एक नया विचार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए विभिन्न धाराओं के विद्वानों, इतिहासकारों, भूगोलवेत्ताओं, दार्शनिक, समाजशास्त्रियों द्वारा आधुनिक तथा नगरीय इन दो शब्दों के मध्य संबंधों को स्पष्ट किया गया है। स्थान और नगरीय सिद्धांतों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसलिए लेफेब्रे ने कहा है कि सामाजिक संबंध स्थान के जरिए काम करते हैं एवं स्थान सामाजिक संबंध भी उत्पन्न करता है। इसी प्रकार संपूर्ण मानव इतिहास नगर में स्थान में सामग्रियों को सजाने के लिए विशिष्ट शैलियों के कारण पहचाने जाते हैं। ये शैलियाँ गांव और नगरों के भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ज्ञान के नए रूपों की उत्पत्ति और नगर के साथ उनके संबंध का एक नया पहलू है जिसने पूर्व आधुनिक नगर और आधुनिक नगर को अलग किया है। आपसी संपर्क से भी एक नई धारा निकलती है जो आधुनिक नगरों के उदय में सहायक होती है। इस प्रकार के अन्य पहलू राजनीतिक और दैनिक पहलू हैं। अध्याय का विस्तृत रूप देखते हैं। स्थान और नगरीय सिद्धांत। स्थान और नगरीय सिद्धांत का घनिष्ठ संबंध रहा है। हेनरी लेफेब्रे ने स्थान को एक सरल व्यवस्था या पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किया जहां कार्य हुआ। उनके अनुसार प्रत्येक ऐतिहासिक समाज द्वारा 3 परस्पर तरीकों से स्थान का निर्माण किया जाता है। ये अनुभव किए गए, विचार किए गए और जीवंत स्थान। अनुभव किया गया स्थान शरीर से अनुभव चिंतन से उत्पन्न होता है। अनुभव किया गया स्थान शरीर से अनुभव चिंतन से उत्पन्न होता है। जीवंत स्थान इन दोनों पहलुओं में से प्रत्येक को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। लेफेब्रे के अनुसार सामाजिक संबंध स्थान के माध्यम से काम करता है तथा स्थान सामाजिक संबंध से भी उत्पन्न करता है। एडवर्ड सोजा के अनुसार अधिकांश सामाजिक संबंध एक गतिशील तत्व है जबकि स्थान अनिवार्य रूप से स्थिर और अपरिवर्तनशील है। अर्नेस्ट बर्गेस ने सुझाव दिया है कि नगर का विकास इसके प्रयोगकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के आधार पर स्वकेंद्रित वृत्त की श्रृंखला के रूप में हुआ है। इस प्रकार के मॉडल में नगर का केंद्र व्यापार जिला से निर्मित होता था। नगरीय इतिहास के संबंध में सभी विद्वानों की राय समान नहीं है। ये अध्ययन के लिए स्थान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक साधन नहीं मानते। समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल ने उन पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें समूहों के आकार ने उनकी अंतःप्रक्रियाओं की प्रकृति को गुणात्मक रूप से आकृति प्रदान की। वेबेरियन श्रेणी के नगरीय इतिहासकारों के अनुसार पूर्व आधुनिक कालों में नगर को स्वावलंबी सामाजिक संस्था के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक काल के लिए ऐसा करना कठिन है। चाहे जो हो, वेबेरियन श्रेणी के नगरीय इतिहासकारों के अनुसार पूर्व आधुनिक कालों में नगर को स्वावलंबी सामाजिक संस्था के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक काल के लिए ऐसा करना कठिन है। चाहे दो स्थान पर पद्धतियों में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है।
इसमें नगरीय के प्रति हाल के दृष्टिकोणों का विकास हुआ है। इसके संचालन के प्रति संवेदनशीलता ने अधिक रोचक अभिनवजन्य कार्यों की रचना की है। पार्थिवता। आरंभिक मानव इतिहास में नगर स्थान सामग्रियों को सुव्यवस्थित करने की विशेष पद्धति से पहचाने जाते थे। ये शैलियाँ गांवों में सर्वथा अलग होती थी। आधुनिक नगर के इतिहास का विश्लेषण दो धुरियों के आधार पर किया जा सकता है। प्रथम भौतिक सांस्कृतिक आधार पर, दूसरा पूंजीपति और उद्योग के स्थान पर। भौतिक संस्कृति में प्रयोग की जा रही ऊर्जा का स्वरूप, परिवहन के साधन, मशीनरी का प्रयोग आदि आता है। भौतिक संस्कृति में प्रयोग की जा रही ऊर्जा का स्वरूप, परिवहन के साधन, मशीनरी का प्रयोग आदि आता है। विभिन्न प्रौद्योगिकी के आधार पर पूर्व औद्योगिकी नगर और औद्योगिक नगर की पहचान की जाती है। 19वीं सदी में उद्योगों ने नए नगरों को जन्म दिया। अनेक विद्यमान नगरीय केंद्रों को नया रूप प्रदान किया गया। नगरों से संबंधित अनेक समस्याएं थी, जैसे स्वच्छता, पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन और आवास। इन समस्याओं पर प्रतिक्रिया के तत्वों द्वारा अपना आकार ग्रहण किया। ये हैं लोगों के द्वारा संवाद के माध्यम से और योजनाओं के द्वारा। पूर्व आधुनिक नगरों में नगरों को उद्भव संबंध पूंजीवाद से जोड़ने की परंपरा रही है, परंतु विवादास्पद है। हेनरी पिरेन का कहना है कि नगर से फैलने वाले व्यापार तथा मुद्रा अर्थव्यवस्था का विस्तार सामंतवाद के विखंडीकरण का मुख्य कारण था। इसने पूंजीवाद को संभव बनाया। इसका भी विद्वानों द्वारा खंडन किया गया। हार्वे उत्पादन परिपथ में पूंजी के आवर्ती अतिसंचयन के मार्क्सवादी सिद्धांत से विचार ग्रहण करते हैं, जिसने पूंजीवाद प्राथमिक क्षेत्र से निकलकर द्वितीय क्षेत्र में जाती है। अगर नगर में भौतिक तत्व के अन्य रोचक उपागम भी है, लीफ जर्नेम ने यह तर्क देने के लिए वाइमर काल के जर्मनी में रसोई घर के नक्शों का अध्ययन किया कि रसोइयों के रहने वाले कमरे से अलग करने वाली दीवार से महिलाओं के घरेलू श्रम के संबंध में बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का अनुभव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार स्थान का वास्तविक भौतिक तत्व विभिन्न क्रियाओं से उत्पन्न होता है। ज्ञानबोध और योजनाएं और विशेषज्ञता। पूर्व आधुनिक नगर से आधुनिक नगर को पृथक करने के लिए ज्ञान के नए आधुनिक नगरों का अध्ययन का विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवयव है। यह दावा किया गया है कि आधुनिक नगर योजनाएं ज्ञान के नए रूपों से संबंध नहीं थी। आधुनिक योजनाएं बड़े पैमाने पर सार्वजनिक मार्गों से व्यक्तिगत घरों तक को एक इकाई के रूप में नगरीय स्थान की संरचना तैयार करने के प्रयास में व्यापक रूप से सभी तत्वों को अपनी परिधि में शामिल किया। हार्वे ने कहा कि 1850 के दशक के पश्चात वैरन जॉर्ज हासमैन के प्रयोगों से पेरिस में जो परिवर्तन हुआ वह आधुनिक नगर योजनाओं का प्रतीक बना। यहाँ नगरों को तो जोड़ा गया तथा चौड़ी सड़कें बनाई गई, भूमिगत सीवर बनाए गए। हाउसमैन के अधीन पेरिस के हिस्सों को नष्ट करने के पीछे यह औचित्य था कि संकीर्ण सड़कें विशेष रूप से नगरीय विद्रोह का अनुकूल थी। वस्तुतः हाउसमैन ने जिस पेरिस की कल्पना की और निर्माण किया, उसके अध्ययन से आधुनिक योजनाओं के मुख्य विषयों जैसे सत्ता, तकनीकी ज्ञान, पूंजीवादी रुचियों के बीच विशिष्ट संबंधों को समझने में मदद मिलती है। 19वीं शताब्दी के मध्य के यूरोपीय नगरों में अत्यधिक 19वीं शताब्दी के मध्य के यूरोपीय नगरों में अत्यधिक भीड़भाड़ और रोगों के विषय में अनुभव से जन स्वास्थ्य ज्ञान उत्पन्न हुआ। सर्वे किए जाने पर आंकड़ों से गंदी बस्तियों में अत्यधिक भीड़ का यहाँ निवासियों का जीवन
प्रत्याशिता पर पड़ने वाले प्रभाव का रहस्योद्घाटन हुआ। फलस्वरूप आवश्यक सुविधाओं पर विचार किया गया। फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फूको ने अनुशासन और शासकीय तत्व के विषय में चर्चा के माध्यम से आधुनिकता के साधनों के परिचालन का विचार किया। पैट्रिक जायस ने मैनचेस्टर में शासकीय तत्व के कार्यान्वयन की जांच की। विलियम ग्लोवर ने उन रीतियों की चर्चा की जिसमें यह धारणा उन तरीकों पर काम करने से हो सकती है जो फूकोवादियों के विचार में उचित ढंग से अनुशासनात्मक नहीं थे। विद्वानों ने नगरीय योजना पर भी प्रकाश डाला। पीटर हॉल के अनुसार आधुनिक योजनाओं की संकल्पना बहुधा राज्य और बाजार के प्रभाव का सामना करने की दृष्टि से की गई थी। जैसे नई दिल्ली में एडविन लुटियंस के लिए यह उपक्रम साम्राज्यवादी व्यवस्था का प्रतीक था जो सड़कों और भवनों की रचना में दिखाई दिया। जिन विशेषज्ञों के पास तकनीकी तथा विशिष्ट ज्ञान है उन्होंने आधुनिक नगरों का प्रयोग और अभिव्यक्ति के लिए आदर्श माना जाता है। आधुनिक नगरीय योजना ने ज्ञान के इन रूपों से कई प्रयोग किया और मानवता की दृष्टि को समझने का प्रयास किया। संपर्क और प्रवाह। नगरों की संरचना में संपर्क और प्रवाह की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ नगरों को दूसरे नगरों की संबंधों या क्षेत्रों के अंतर संबंध के संदर्भ में एक प्रणाली के रूप में माना जा सकता है। बंबई का संपर्क पतन नगर के रूप में हुआ जबकि दिल्ली का संपर्क रेल मार्ग के केंद्र के रूप में हुआ। पहले भी इसी के संबंधों में विभिन्न नगरों का विकास हुआ। आधुनिक नगरों को नया स्वरूप देने में पूंजी और उद्योग परिपथ का विशेष योगदान रहा। ब्रिटिश विजय ने भारतीय नगरों का पतन हुआ क्योंकि उनकी आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्राधिकार में बाधा उत्पन्न हो गई थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नगरीकरण की प्रक्रिया में लोगों द्वारा और वस्तुओं का संपर्क बढ़ गया। रेल मार्ग के कारण औपनिवेशिक काल में लोगों का संपर्क बढ़ा, जिससे नगरों के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। आवास और कार्यप्रणाली जरूरतों के कारण बाहरी या सीमांत क्षेत्रों में उपनगरों की स्थापना हुई। इतिहासकार उपनगरीय क्षेत्र या राष्ट्रीय से ऊपर उठकर नगरों के वैश्विक संपर्क को भी अध्ययन किया। संरचना, आधुनिक नगरों की राजनीति और दैनिक जीवन। नगरों के अध्ययन में भौतिक प्राकृतिक पहलुओं के विशेष अध्ययन के अलावा अन्य कई पहलुओं का महत्व है। नगर का विवरण नगर में लिंग संबंधों के दैनिक स्थानीयकरण की जांच का उपयोग प्रारंभ बिंदु रहा है। डोरिन मैसी ने का कहना है, आम जनता में महिलाओं के आवागमन की सीमा बनी और माता के रूप में उनकी भूमिका प्रमुख रही है। इसलिए नगरीय इतिहास में लिंग को एकीकृत करने के लिए अनेक प्रमुख श्रेणियों तथा नगरीय विश्लेषण के पैमाने पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। नगर में लिंग संबंधी क्रियाकलाप प्रायः पुरुषों के प्रकरण के अंदर शामिल रहे हैं। औपनिवेशिक नगर के विषय में विद्वानों का एक प्रमुख दृष्टिकोण नस्लीय पृथकता का आधारित उसकी द्वैतता रही है। औपनिवेशिक सत्ता वाले लोग भवनों के पृथक बस्तियों में रहते थे, मूल निवास अलग ही भाग में रहती थी। स्वामी चट्टोपाध्याय ने तर्क दिया है, कलकत्ता में ब्लैक टाउन से व्हाइट हाउस का बार बार सीमा निर्धारण का उद्देश्य भेदों का वर्णन करने के बजाय परेशान करने वाले सादृश्यता को ढकना था। नगर के विभिन्न भागों में सत्ता संसाधनों की असमानता को निश्चित स्थिर संबंध के रूप में नहीं समझा जा सकता। माइक डेविस की रचना उन रीतियों को चित्रित करती है जिसमें लॉस एंजल्स के संभ्रांत लोगों ने सुरक्षित समुदायों का एक नगर निर्माण किया। वस्तुओं और प्रकाश से चकाचौंध करने वाली प्रचुरता ने एक ही परिस्थिति में आकर्षण और विकर्षण के विरोध प्रत्युत्तरों को उत्तेजित किया। भारत में नगरीय इतिहास प्रमुख विषय वस्तु।
पिछले कुछ वर्षों में नगरीय इतिहास विश्लेषण की नई सामग्री, नई श्रेणियों दोनों का प्रयोग कर तेजी से विषय वस्तु को समझा जा रहा है। औद्योगिक पतन और नए व्यापार तथा परिवहन नेटवर्क के दल ने भारतीय नगरों की वृद्धि को एक स्वरूप प्रदान किया। बम्बई, कलकत्ता और कराची जैसे नगर पतन नगरों का आर्थिक रूप से विकास अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के संबंधों के फलस्वरूप हुआ। नगर और इसकी आंतरिक भूभाग का संबंध भी एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु रहा। नगरीय केंद्रों को प्रायः औपनिवेशिक सत्ता के स्वकेंद्रित प्रफुल्लन के मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया। नगरीय स्वच्छता का जन स्वास्थ्य भी प्रमुख विषय वस्तु रहा। अधिकांश नगरों का अध्ययन उत्कृष्ट संस्कृति के क्षेत्र के रूप में किया गया है। उदाहरण के लिए लखनऊ और दिल्ली नगर। अभी हाल ही में नगरीय राजनीति राष्ट्रवाद के संबंध के नए तरीके की जांच की गई है। औद्योगिक श्रमिक वर्ग और नगरीय निर्धन और कमजोर वर्ग के लिए अध्ययनों को भी बड़े पैमाने पर अपनाया गया है। प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। लेफेब्रे के स्थान की धारणा की मुख्य विशेषताओं की चर्चा की थी। इतिहासकार इसे क्यों उपयोगी मानते हैं? लेफेब्रे की स्थान की धारणा की विशेषताएं निम्नलिखित है। मार्क्सवादी दार्शनिक हेनरी लेफेब्रे ने एक और स्थान को एक सरल व्यवस्था या पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किया जहां कार्य किया गया हो। यह कार्य लोगों के आवागमन या भवनों का निर्माण या किसी प्रकार के कार्य हो सकते हैं। लेफेब्रे ने स्थान को इसके भौतिक पहलू को कतई उल्लेख किए बिना पूरी तरह से एक रूप में माने जाने की आपत्ति की। तीन परस्पर संबंध तरीकों से स्थान पर निर्माण किया जाता है। अनुभव के लिए, विचार के लिए जीवंत स्थानों का निर्माण। लेफेब्रे के अनुसार अनुभव किया गया स्थान उन तत्वों को हवाला देता है जैसे उन्हें शरीर के अनुभव किया गया हो। लेफेब्रे के अनुसार अनुभव किया गया स्थान उन तत्वों को हवाला देता है जैसे कि उन्हें शरीर से अनुभव किया गया, हाथ से उधर किया गया, बाह्य जगत के अनुभव के व्यवहारिक आधार से गुजरता है। यह स्थानिक प्रथा के विचार से निकट संबंध रखता है। विचार किए गए या अभिव्यक्त स्थान का यह विचार जो स्थान के बारे में चिंतन से उत्पन्न विशिष्ट ज्ञान से उत्पन्न होता है। यह भूगोल, भौतिक, नगरीय योजनाओं या यहाँ तक कि धार्मिक व्यवस्था से उत्पन्न हो सकता है। जीवंत स्थान अनुभव किए गए और अभिव्यक्त किए गए दोनों स्थानों से भिन्न होता है क्योंकि यह इन दोनों पहलुओं से प्रत्येक का विस्तार या लघुकरण कर सकता है। लेफेब्रे का स्थान की धारणा इतिहास में उपयोगी है। उन्होंने स्वयं कहा कि सामाजिक संबंध स्थान के जरिए काम करते हैं तथा स्थान सामाजिक संबंध भी उत्पन्न करता है। इसके दृष्टिकोण से स्थान पर विचार करने से उस परिप्रेक्ष्य से देखने की संभावना बन जाती है जिसमें वर्ग, लिंग या जाति के संबंधों का निर्माण स्थान से होता है और इसके वे रचनाकार भी होते हैं। प्रश्न नंबर 2, नगरीय और आधुनिक में निकट संपर्क है। इस वक्तव्य का टिप्पणी कीजिए। गांव विभिन्न ढंग से विकसित नगर में बदल जाता है, होने लगते हैं, पक्की सड़कें और पक्के आवास बन जाते हैं, संचार के साधन उपलब्ध होते हैं और परिवहन के अच्छे साधन जुड़ जाते हैं। समृद्धि के लिए व्यापार उद्यम का विकास हो जाता है। ये सभी आधुनिक साधन नगर की स्थापना के साथ ही एकत्र हो जाते हैं। इसलिए नगरीय और आधुनिक का निकट का संबंध होता है। आधुनिक नगर पूंजीवाद और उद्योग के स्थान पर होते हैं। विशेष रूप से 19वीं सदी के उद्योग में नए नगरों को जन्म दिया, अनेक विद्यमान नगरीय केंद्रों को नया प्रदान किया। नगरों के कारण विशिष्ट समस्याएं उत्पन्न हुई जैसे स्वच्छता, पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन और आवास। इन समस्याओं पर प्रतिक्रियाओं ने 3 स्थानों तत्वों द्वारा अपना आकार ग्रहण किया। ये लोगों के द्वारा संघर्ष, संवाद के माध्यम से और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में योजनाओं के द्वारा
ये तीनों तत्व आधुनिक की देन है। इतिहासकार हेनरी पिरेन का सुझाव है कि नगर से फैलने वाले व्यापार, मुद्रा, अर्थव्यवस्था का विस्तार सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण था। नगर से फैलने वाले व्यापार, मुद्रा, अर्थव्यवस्था का विस्तार सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण था। पूंजीवाद के अभ्युदय को संभव बनाया। पूंजीवाद का अभ्युदय की आधुनिकता का घोतक है। डेविड हार्वे ने नगर और समकालीन पूंजी के बीच गहरे संबंधों की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हार्वे उत्पादन के परिपथ में पूंजी आवर्ती अतिसंचय के मार्क्सवादी सिद्धांत से ही विचार ग्रहण करते हैं, जिसमें पूंजी प्राथमिक क्षेत्र से निकलकर पूंजी द्वितीय क्षेत्र, सड़क और रेल मार्ग जैसे मध्य में जाती है, जहां प्रतिलाभ समान उत्पाद से अलग बिल्कुल ही भिन्न लौकिक संरचना का अनुसरण करती है। प्रश्न नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। नगरवाद पर विभिन्न विचारधाराओं की विवेचना कीजिए। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है, आधुनिकता का विश्लेषण करने वाले विद्वानों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। नगरीय इतिहास को समझने में केवल नगर की भौतिक या प्राकृतिक पहलुओं को अध्ययन क्यों अपर्याप्त है। आधुनिकता के विश्लेषण का सिद्धांत 1850 के दशक के पश्चात और बैरन जॉर्ज हॉसमैन के प्रयासों से पेरिस में जो परिवर्तन हुआ वो आधुनिक नगर योजना का प्रतीक बना। 1853 में हमने बहुचर्चित कृत्य के द्वारा चौड़ी सड़कें और भूमिगत शिविरों के पास एक पेरिस के निर्माण के लिए पुराने नगर के बड़े हिस्सों को ध्वस्त किया गया। इसके पीछे कुछ विवाद है, परंतु हॉसमैन की अनेक पद्धतियों तथा उसके परिणामों ने नगरों का निर्माण करने वाले राज्यों की आधुनिक नगरीय प्रशासन का एक मॉडल प्रस्तुत किया। उसने नगरों का त्रुटि रहित कैडस्ट्रल मानचित्र दिया। कैडस्ट्रल जो प्रथम प्रयोग था। हॉसमैन ने जिस पेरिस की परिकल्पना की और निर्माण किया, इसका अध्ययन आधुनिक योजनाओं के मुख्य विषय और सत्ता के तकनीकी ज्ञान और पूंजीवादी रुचियों के बीच विशिष्ट संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फूको ने अनुशासन और सुशासन के विषय में चर्चा के संबंध में आधुनिक सत्ता को 2 स्थानों के परिचालन के रूप में चर्चा करने का प्रयास किया। उन्होंने तर्क दिया कि किसी निकाय के ऊपर सत्ता के संचालन में प्रयोग होने वाले अनुशासन, निगरानी के स्थान के प्रसार माध्यम में व्यवहार आचरण के लिए नए तरीकों को प्रवृत्त करता है। नगरीय अध्ययनों तथा विशेष रूप से इतिहास के अध्ययनों में उनकी समझ प्रभावकारी रही। पैट्रिक जायस ने मैनचेस्टर में नए शासकीय तत्व के कार्यान्वयन की जांच की। इसके अनुसार क्षेत्र की प्रादुर्भाव राजनीति से दूर था, जहां जिन निर्णयों के लिए जाने की आवश्यकता थी वे विशुद्ध तकनीकों आधार पर थे और इन पर स्पष्ट रूप से वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक कार्रवाई की गई। नगर के भौतिक आधारभूत संरचना, उनके शिविर, सड़कें, विनियमित शहर की छवि को जन्म दिया। यह एक ऐसा नगर रहा होगा जिसमें सामाजिक राजनीतिक संगठन आवश्यक माना गया है, क्योंकि ये निर्णय पूरी तरह से तकनीकी आधार पर लिए गए हैं। विलियम ग्लोवर ने इन रीतियों की चर्चा की, जिसने वह धारणा उन तरीकों से काम करती है जो फूकोवादियों के विचार से समुचित ढंग से अनुशासनात्मक थी। उनका तर्क है कि औपनिवेशिक प्राधिकारियों द्वारा नगरीय मानचित्र को प्रायः उन रूप में समझाया जो निगरानी की अपेक्षा प्रोत्साहित कर संवेदनाओं की तथा अभिरुचियों को उत्पन्न करने में सक्षम है। इस प्रकार आधुनिक नगरीय योजना का अन्य विधाओं और राज्य की कार्यप्रणाली से निकट संबंध था।
नगरीय इतिहास की समझ के विषय भौतिक या प्राकृतिक पहलू। नगरीय इतिहास को समझने में केवल नगर की भौतिक प्राकृतिक पहलुओं का अध्ययन अपर्याप्त है। इसके लिए सामाजिक एवं राजनीतिक आदि तत्वों की भी जरूरत होती है। पीटर हॉल का कहना है, आधुनिक योजनाओं की संकल्पना प्राय राज्य और बाजार के प्रभाव का शासन करने की दृष्टि से की गई थी। ब्राजीलिया के आधुनिक नगर की डिजाइन तथा योजना का लक्ष्य नए, अधिक समय और बेहतर समाज की रचना करना था। कुछ नगर योजनाकारों, वास्तुविदों के लिए, जैसे ली कार्बूजियर के लिए पुरानी संरचनाओं को ध्वस्त करने और जीवन यापन की नई मशीनों की रचना के माध्यम से किया जाना था। अन्य योजनाकार और वास्तुविद जैसे नई दिल्ली में एडवन लुटियन के लिए यह उपक्रम साम्राज्यवादी व्यवस्था का प्रतीक था, जो कि सड़कों और भवनों की संरचना में प्रतिबिंबित हुआ। पैट्रिक गेडोस जैसे योजनाकारों और वास्तुविदों के लिए एक नए समाज के निर्माण में योजना क्रमशः विभिन्न टुकड़ों में विभाजित थी, जिसमें विद्वान स्वरूप और विशेष रूप से अद्भुत के प्रति समुचित संवेदनशीलता थी। इसके विपरीत सिंगापुर राज्य मलेशियाई संघ से निष्कासन के बाद अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए नगर राष्ट्र राज्य की योजना करने और स्वयं के अस्तित्व वाले आवास के माध्यम से नागरिकों के लिए ही अधिक ऊंचा जीवन स्तर प्रदान करने के लिए बाध्य था, जिसने कई रोचक तरीकों से सामाजिक जीवन को बदलने के लिए हस्तक्षेप किया। हॉल्स्टन के अनुसार नगरीय इतिहासकारों ने यह दर्शाया कि ये विचार जो ऐसी योजनाओं के लिए आधार पर होते हैं, प्रायः इन नए बने नगरों से भिन्न होते हैं। नगरों की योजनाएं विशेषकर भारत जैसे औपनिवेशिक देश में बजट और समय से संबंधित समस्याओं से प्रायः ग्रस्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जब निर्मित संरचनाओं में न्यूनाधिक मूर्त रूप लेती है, तो लोगों के द्वारा स्थानों का प्रयोग बहुधा योजनाकारों की कल्पना से कहीं अधिक साबित होता है।